स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 वैद्युत रसायन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ डिफिनीशन है उनको पढ़ेंगे और नष्ट समीकरण का भी अध्ययन करना है हमें। फिर अगले पार्ट में आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है काफ़ी और कोर्स ज़्यादा है, पूरा भी करना है। जुलाई भर में हमें फर्स्ट पेपर अपना पूरा करना है और अगस्त में सेकेंड पेपर। तो अगस्त तक आपका सारा कोर्स जो है वो फिनिश कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कोर्स पे। तो क्या है पहला टॉपिक, उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास जो होगी वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और पार्ट 5 इसका कल ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है? ठीक है, पिछली क्लास में आपको सेल के प्रकार पढ़ाए गए थे। ठीक है, सेल के प्रकार नहीं पढ़ाए गए, सेल तो अभी पढ़ा रहे हैं। आपको बैटरियां पढ़ाई गई थी। बैटरियों को भी सेल ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए विद्युत रासायनिक सेल देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये देखिए साइड में इसका फिगर भी बना हुआ है। इस तरह का इसका फिगर होता है। यहाँ पे जो अभिक्रिया हुई, अगर आपको साफ साफ न दिख रहा होगा, लेकिन आप इस चित्र को बना लीजिएगा। ये विद्युत रासायनिक सेल का चित्र है। आपको शायद पीछे इस तरह का चित्र बना भी दिया गया है। तो यह हम देखेंगे। तो देखेंगे ये चित्र विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। विद्युत रासायनिक सेल होता है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, वह युक्ति जो क्या करती है? तो वह युक्ति जो करती है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो उसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इस सेल को हम गैल्वेनी या वोल्टेज सेल भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका पार्ट होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे क्या है हमारा? यह दो प्रकार का होता है। देख लीजिए यहाँ पे इसके दो प्रकार बताए गए हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है गैल्वेनी सेल और दूसरा होता है हमारा विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा कौन सा बताया गया? विद्युत अपघटनी सेल। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल को हम लोग बोलते क्या है इंग्लिश में? गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। ये होता क्या है? एक गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का नाम लुइगी गैल्वानी या एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इस सेल का निर्माण किया था। तो इनका जो गैल्वानी सेल का निर्माण है, वोल्टेज सेल का नाम है, वो लुइगी गैल्वानी के नाम पर या एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इस सेल का निर्माण किया था। इन्होंने इस सेल का निर्माण किया था। यह सेल होता कैसा है? तो देखिए चित्र ऊपर अभी बना है, जो विद्युत रासायनिक सेल में बना है वही चित्र यहाँ पे बनाना है। देखिए यह सेल के भीतर होने वाली रिडॉक्स अपक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये सेल क्या करता है? तो ये सेल करता है सेल के भीतर होने वाली रिडॉक्स अपक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। इसमें आमतौर पर दो अलग अलग धातु होते हैं जो लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं, या दो अर्ध सेल होते हैं जो एक छिद्रयुक्त झिल्ली से अलग होती है। तो चलिए इसका चित्र देख लेते हैं। ऊपर था इसका चित्र, ये देख लीजिए, यही चित्र इसमें भी बनना है। ये देख लीजिए, ये हमारी अलग अलग धातुएं हैं जो एक लवण सेतु के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका चित्र यही चित्र इसको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। तो ये तो इसके बारे में इसका चित्र नहीं बनाया, इसका चित्र ऊपर वाला ही बनाना था, इसलिए इसका फिगर नहीं बनाया गया। चलिए विद्युत अपघटनी पढ़ लेते हैं। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? तो विद्युत अपघटनी सेल की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये जो चित्र ले लिया गया है, यहाँ पे तांबे का परिष्करण दिखा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघटनी सेल में सर्वप्रथम एक टैंक होता है, एक पात्र होता है, उसमें अम्लीकृत जो होता है कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया जाता है। और एनोड जो होती है, ये एनोड पंख होती है। यहाँ पे एक तरफ कैथोड लगा होता है, एक तरफ एनोड होता है। एनोड काम करता है पॉजिटिव का और कैथोड काम करता है इलेक्ट्रॉन का। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए वहां पे इसको नाम रख दिया गया है कुंजी।
ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ये जो बनाता है ये अंदर बनाता है क्या है, Cu2 पॉजिटिव आयन। अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है? विद्युत अपघटनी सेल जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, ठीक है, जो सेल क्या करे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में उल्टा कर दे, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, तो इस सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। यहाँ पे इसे ब्लैक से लिख लीजिएगा, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। बीच बीच में ब्लैक का यूज जरूर करिएगा, ठीक है, या स्केच पेन का यूज कीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए विद्युत अपघटनी सेल कैसे कार्य करता है, इसके कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल कैसे कार्य करता है, इसमें एक पात्र होता है जो ऊपर आपको बना हुआ दिखाई पड़ रहा था, जो कांच आदि जैसे कुचालक का बना होता है। इस पात्र में उचित मात्रा में विद्युत अपघट का विलयन भरा होता है। जैसे ऊपर आपने देखा अभी कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ था। इस विद्युत अपघट विलयन में दो धातु की छड़ें लगी होती हैं, तो ऊपर लगी हुई है, एक एनोड का काम करती है, दूसरी कैथोड का काम कर रही है। दोनों धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड ही कहते हैं, ठीक है। अब कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, जो ऊपर आपको बताया हमने, कि जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरों से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण सिरों से जुड़ा होता है उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, जो आपको दिया गया है ऊपर, उस फिगर को बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम डेनियल सेल की बात कर लेते हैं। तो डेनियल सेल जो है ये गैल्वेनी सेल का उदाहरण है, जो आपने अभी भी गैल्वेनी सेल पढ़ा था उसी का ये उदाहरण है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि डेनियल सेल एक गैल्वेनी सेल का उदाहरण, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देना डेनियल सेल। डेनियल सेल एक गैल्वेनी सेल ही है। देखिए इस सेल का जो चित्र है वो नीचे दर्शा दिया गया है, ये देख लीजिए, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए जिंक एनोड का काम कर रहा है, कॉपर जो है वो कैथोड का काम कर रहा है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड उसी तरह से लगा दिए गए हैं। यहाँ पे जो विलयन है वो Zn4 का भरा हुआ है। ये जो हमारी छड़ है वो Zn की है, मतलब जिंक की है, ये कॉपर की छड़ है। और यहाँ पे इधर जो विलयन भरा हुआ है वो किसका भरा हुआ है, तो कॉपर मतलब कॉपर सल्फेट का भरा हुआ है, ठीक है। ये जो हमारी बीच में वो डिस्क दिख रही है ये क्या है, तो ये एक पोरस डिस्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको इसका फिगर बना लेना है। और ये हमारा देख लीजिए ऊपर ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस सेल में अभिक्रियाएं जो होती हैं निम्न होती हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए एनोड पर जो अभिक्रियाएं होती हैं, तो आपने अभी भी ऊपर छड़ देखी, जो जिंक है जो एनोड पर अभिक्रिया करता है, तो Zn और Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बना लेता है। निगेटिव लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही, कैथोड पर अगर होने वाली अभिक्रिया देखें तो Cu2 पॉजिटिव 2 ही निगेटिव, रिएक्शन का साइन Cu होता है। और ये अभिक्रिया जो होती है ये अपचयन की होती है। आपने ऑक्सीकरण अपचयन पिछली क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था आपको, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को अगर मिक्सचर रूप से, दोनों अर्ध सेलों या सेल के संपूर्ण रूप से बात करें, संपूर्ण रूप में अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरह से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, रिएक्शन का चिन्ह Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो ये इसकी फुल रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, ये हमारा था डेनियल सेल के बारे में बात की। अब देख लीजिए हम दोनों के अंतर में बात कर लेते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में अंतर क्या होता है। दोनों वो मतलब दोनों ही एक दूसरे है तो विद्युत रासायनिक सेल के पार्ट ही, लेकिन दोनों में विभिन्नता क्या होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एक तरफ है हमारा विद्युत रासायनिक सेल, दूसरी तरफ है गैल्वेनी सेल। तो पहले विद्युत अपघटनी सेल की बात की गई है। तो विद्युत अपघटनी सेल की बात की गई है, विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए जब इसमें विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, ये बात की गई है। गैल्वेनी सेल के बारे में अगर पढ़ते हैं तो गैल्वेनी सेल में बताया गया है कि रासायनिक परिवर्तन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन होने से इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें पहले होती है विद्युत अपघटनी सेल में, गैल्वेनी सेल में बाद में होती है। दूसरे स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप है विद्युत अपघटनी सेल का, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत अपघटनी सेल में जो विद्युत ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गैल्वेनी सेल की बात करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा इसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोनों में डिफरेंस है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। अगर दोनों की बात करेंगे तो इसमें देख लीजिए विद्युत अपघटनी में दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या होते हैं, आयन मुक्त होते हैं।
विद्युत अपघटनीय सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर आयन मुक्त होते हैं। और इसे गैल्वेनिक सेल की अगर बात करते हैं तो गैल्वेनिक सेल में आयन केवल कैथोड पर ही मुक्त होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें चौथे नंबर की, तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर एक कक्ष रखे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होते हैं, एक कक्ष में रखे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कक्ष में रखे होते हैं। अगर यहीं पे गैल्वेनिक सेल की बात कर लेते हैं तो गैल्वेनिक सेल में जो कक्ष होते हैं वो अलग होते हैं। भाई आपने फिगर में देखा कि गैल्वेनिक सेल जो चित्र था डेनियल सेल का, उसमें कक्ष अलग अलग थे और विद्युत अपघटनीय में एक ही कक्ष था, देखा था। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर की बात रही। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लेते हैं। मानक, ये बिंदी गलत लिखी हुई है, इसको काट दीजिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव आपने पढ़ा था कि किसी धातु को उसी क्षण में डुबोने पर जो उन दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसे इलेक्ट्रोड विभव करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है किसी धातु की क्षण को 25 सेंटीग्रेड पर, इसमें एक ताप टेम्परेचर जो है वो लगा दिया जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाता है कितना ही होगा। ठीक है, तो किसी धातु की क्षण को 25 सेंटीग्रेड या 35 सेंटीग्रेड जितना लेना हो, तो किसी धातु की क्षण को 25 सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये था हमारा क्या, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये हमारा था मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देख लीजिए यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध जो बताया गया है। तो माना एक इलेक्ट्रोड अपक्रिया इस प्रकार है। तो अगर इस अपक्रिया की बात करिए, अपक्रिया कुछ भी हम करवा सकते हैं, तो अपक्रिया यहाँ पे करवा दी गई है कैपिटल एम की पावर स्मॉल एन पॉजिटिव प्लस एनी निगेटिव, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोई एन से डिनोट करते हैं, इन दोनों की रिएक्शन करवाएगी तो हमें एम धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करवाई गई है। अब देख लीजिए इसका फिगर चेक कर लेते हैं, फिगर कैसा बना है इसका। तो देख लीजिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का फिगर है। अब यहाँ फिगर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो ये बना हुआ है इस तरह से, ये फिगर आपको दिख रहा है ना ऊपर, देख लीजिए यहाँ से ये जो इस तरह से बना, ये कांच की बनी होती है। तो यहाँ पे जो होती है H2 गैस, यहाँ पे 1 वायुमंडल दाब पे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 वायुमंडल दाब पे जो हाइड्रोजन गैस होती है यहाँ से प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पे, ये प्लेटिनम का होता है। देखिए यहाँ प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है, तो 1 मोलर HCl, सांद्र HCl की सांद्रता जो होती है यहाँ पे फिल होती है। ठीक है, तो अब और ताप कितना होता है, ताप की बात आपको ऊपर बता दी गई थी, कितना ताप होता है, 25 सेंटीग्रेड का ताप होता है। ठीक है, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का चित्र है, इसे बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे, यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो और ऑक्सीकारक की सांद्रता OX, ऑक्सीडेशन जिसे बोलते हैं, आपको ऑक्सीकारक की इंग्लिश बताई गई थी ऑक्सीडेशन, औपचायक की बताई गई थी रिडक्शन। ठीक है, तो अपचायक की सांद्रता रिडक्शन, ठीक है, उसे शॉर्ट में रेड लिख दिया गया है, में 25 सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित संबंध होता है। दोनों के बीच संबंध सूत्र बताया गया है। तो देखिए अभी आगे आपको नर्स समीकरण पढ़ाया जाएगा, तो उसी में आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, नर्स समीकरण अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, जो आपको पढ़ाया गया है तो वहाँ पे ये समझाएगी कैसे आता है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी। तो E बराबर E नॉट प्लस 0.059 बटे n, ये दोनों में संबंध होता है। log 10 OX ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन, इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको Kc कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या Kc लिख सकते हैं, या इसी को Q लिख सकते हैं, कुछ भी आप कांस्टेंट में इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। तो जहाँ E नॉट रिडक्स विभव है और n ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जिन्हें ऑक्सीकारक ग्रहण करके अपने संगत अपचायक में बदल देता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये तो था मानक इलेक्ट्रोड। अब रेडॉक्स विभव भी पढ़ लेते हैं। रेडॉक्स विभव ये भी आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ाया गया था। रेडॉक्स विभव क्या होता है, जब सेल में ऑक्सीकरण, आपको फर्स्ट ईयर में याद होगा पढ़ाया गया था, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है। जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को ही बोलते हैं रेडॉक्स विभव। यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन और प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है यहाँ पे और बना क्या लेता है, रिडक्शन। ठीक है, चलिए रेडॉक्स विभव का चित्र देख लेते हैं। तो ये है रेडॉक्स विभव का फिगर।
ठीक है। यहाँ पे भी 1 मोल, अब यहाँ पे 1 मोल देसी जो होता है प्रति मीटर जो HCl यहाँ पे भरा होता है। यहाँ पे भी जो धातु होती है वो प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड लगा होता है, ये जो लगा हुआ है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, और यहाँ से जो H2 भी जाने की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो इसका फिगर भी आप बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहीं पे बात करें नष्ट के अनुसार इसका समीकरण क्या होता है, इसके बीच में संबंध क्या होता है, रिडॉक्स विभव के बीच की बात करें तो नष्ट के अनुसार किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड Mn पॉजिटिव के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn पॉजिटिव में निम्नलिखित संबंध होता है, इसे सांद्रता बोलते हैं। तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। अगर हम बात करें सेल विभव और इलेक्ट्रोड विभव के बीच में संबंध, तो इस तरह से ये संबंध होता है। इसे भी हम लोग नष्ट समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, आगे भी आपको नष्ट समीकरण पढ़ाया जाएगा। तो जहां बात करें तो जहां E0 धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R गैस का नियतांक है जिसकी वैल्यू ये होती है, और जिसकी वैल्यू इस तरह से भी होती है 0.821 भी होती है, यहाँ पे इस तरह से वैल्यू होती है। तो और T परम ताप केल्विन में होता है। यह फैराडे नियतांक 96,485 यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे होता है 96,500। ये लगभग में ले लिया जाता है, 500 ले लिया जाता है। ठीक है, ये भी होता है 485 भी आप लिख सकते हो, लेकिन लगभग में जो मान लिया जाता है 96,500 लिया जाता है। शायद फर्स्ट ईयर में आपको ये भी पढ़ाया गया था। यानी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या और Mn पॉजिटिव विलयन में धातु आयनों की सक्रियता तथा मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता है। तो ये था हमारा रेडॉक्स विभव। यही से जो हमारा होता है इतना टॉपिक समाप्त होता है। आगे चलते इक्वेशन को देख लेते हैं, नष्ट समीकरण क्या होता है। तो देखिए, नष्ट के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया सबको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए, जो दोनों दिशाओं में हो रही है, इसमें से कुछ भी मान लिया गया है। यहाँ पे हमने इस तरह से मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी सी और प्लस डी डी। ठीक है, इस तरह से जब माना गया और इसका जब मान निकलेगा इस तरह से Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C की पावर C, D की पावर D, कैपिटल A की पावर A और B की पावर B। इस तरह से होता है, मतलब जो उसके आगे लगा होता है उसको पावर में रख दिया जाता है। अब यहीं पे एक समीकरण की बात कर लें, यहाँ समीकरण लेके आपको दिखा देते हैं। तो ये समीकरण होता है 2NH3 रिवर्सिबल 2NH2 प्लस H2। इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमारा बन जाता है अमोनिया। ठीक है, बनता है। यहाँ पे भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अगर इसकी बात करें, इसको हम Q के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे, तो इसके आगे हमको 2 दिखाई पड़ रहा है और इसके आगे भी 2 दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं NH2 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे H2 की पावर 1। ठीक है, बटे में लिखेंगे तो बटे में लिख सकते हैं NH3 की पावर 2, इतना लिख सकते हैं, इतना लिख देंगे। तो इतना हमारा Q की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे कुछ भी समीकरण हो सकता है, मान लीजिए ये भी हो सकता है समीकरण, इस तरह से भी हो सकता है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव रिवर्सिबल, इस तरह से भी हो सकता है Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। इसको अगर लिखना चाहें तो इसको भी हम लिखेंगे Cu Zn2 पॉजिटिव पर, नीचे आएगा। अब देखिए, इसके आगे कुछ नहीं होता तो उसकी पावर में सिर्फ एक ही रहता है। ठीक है, बटे में आ जाएगा Zn और Cu2 पॉजिटिव, ये यहाँ Q की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये एक सेल के लिए है। ठीक है, अभिक्रिया तो इस तरह से अभिक्रिया में कुछ भी ले सकते हैं। ये तो आपको इस तरह से करके दिखाई, ये आपको पढ़ाई गई थी फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया था, तो उसी से हमने ले लिया है। अब देखिए, दूसरी चीज़ भी आपको फर्स्ट ईयर से ही लिखे बताएगी। आपको पढ़ाया गया था ऊष्मागतिकी के बारे में, पढ़ाया गया था ऊष्मागतिकी, यही पढ़ाई गई थी ना ऊष्मागतिकी। तो ये जो लिखा हुआ है साइड में ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये ऊष्मागतिकी ही लिखा है। ठीक है, लिख लीजिएगा ऊष्मागतिकी से। ऊष्मागतिकी से एक सूत्र होता है डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी को यहाँ पे गिब्स ऊर्जा बोलते हैं, डेल्टा जी नॉट को मानक गिब्स ऊर्जा बोलते हैं, आर नियतांक होता है, टी तापमान होता है, और एल एन क्यू बराबर क्या होता है, तो देख लीजिए एल एन क्यू बराबर शॉर्ट में लिखा होता है, ये होता है लॉग ई क्यू।
एक्स भी रख सकते हैं अगर यहाँ पे एक्स लेते हैं, ठीक है। क्यू हमने ले लिया, यहाँ पे आप के सी भी लिख सकते हो, कुछ भी कांस्टेंट होता है कुछ भी यहाँ पे आप ले सकते हो क्यू की जगह में, ठीक है। के सी भी लिख सकते हो, के भी ले सकते हो, जो मानो वो आप लीजिए, हमने क्यू ले लिया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये वैल्यू होती है। तो एल एन क्यू को शॉर्ट रूप जो होता है, ये शॉर्ट रूप होता है लॉग ई क्यू का, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है एल एन क्यू, ठीक। तो चलिए भाई, लॉग ई क्यू, तो इस तरह से ये सूत्र होता है। ये सूत्र आपको उष्मागतिकी वाले चैप्टर में ये संबंध दिखाया गया था मानक गिब्ज ऊर्जा में, और गिब्ज ऊर्जा में जो समीकरण स्थापित हुआ था वही समीकरण वही सूत्र यहाँ पे लिख लिया गया है। तो ये हमें पता है, याद है, ये हमने फर्स्ट ईयर से लिया है। समीकरण एक यहाँ पे डाल दिया, समीकरण जब एक डाल दिया तो यहाँ पे लिख दिया है कि डेल्टा जी जब गिब्ज ऊर्जा का मान 0 होता है तो अपक्रिया साम्य अवस्था में होती है, और जब डेल्टा जी गिब्ज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है तो स्वतः प्रक्रम होता है, और जब डेल्टा जी का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो असतः प्रक्रम होता है। स्वतः प्रक्रम का मतलब होता है जिसमें अपक्रिया स्वतः हो, ठीक है। असतः का मतलब जिसमें अपक्रिया स्वयं ना हो, उसे असतः प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ये डेल्टा जी के बारे में बात कर लिया, अब आगे चलते हैं। तो देखिए ये भी आपको क्रिया बताई गई थी, गिब्ज ऊर्जा के और इलेक्ट्रोड सेल विभव के बीच में संबंध की बात की गई थी। तो ये संबंध होता है डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। दूसरा हमारा होता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा जी आपको पता है गिब्ज ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट पता है मानक गिब्ज ऊर्जा। एन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या, या फैराडे होता है, ई सेल को सेल विभव, ई नॉट को मानक सेल विभव। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। डेल्टा जी को यहाँ पे गिब्ज ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट को मानक गिब्ज ऊर्जा बोला गया है, आर को नियतांक बोला गया है, टी को तापमान बोला गया है, और एन क्या होता है, तो एन होती है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बात करें यहीं पे डेनियल सेल की, तो डेनियल सेल में जो एन की संख्या होती है वो 2 होती है हमेशा, ठीक है। एफ मीन फैराडे होता है, और 1 फैराडे बराबर जो मान होता है, ये आपको फर्स्ट ईयर में बताया गया था कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, जिसे याद हो, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था। 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500। ये सवाल में यूज होगा, ये सबको याद रखना है। अगर ये फर्स्ट ईयर में ना याद किया हो तो अब याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे ई सेल क्या होता है, तो ई सेल सेल विभव होता है, ई नॉट सेल जो होता है वो मानक सेल विभव होता है। ये सब के बारे में बात कर ली। अब हमने समीकरण 2 में जो वैल्यू देखी थी और समीकरण 3 में जो वैल्यू देखी थी उसका मान उठा के हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है। समीकरण 1 में मान रखने पर लिख दिया, समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर इसकी वैल्यू देखिए डेल्टा जी की तो इतनी आ गई, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू की बात करें ये लिख दिया, और इस तरह से ये आर टी एल एन क्यू लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, दोनों पक्षों में एन एफ से भाग दे दिया है, ठीक है। तो वही किया हमने लिख दिया माइनस एन एफ से, लिख दिया ऊपर, लिख दिया समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर। तो देखिए यहाँ पे भाग दे दिया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट काट दिया है। आप पहले भाग दीजिए, दूसरे स्टेप में काटिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको एन एफ से एन एफ काट दिया, एन एफ से इसको भी एन एफ को काट दिया। अब देखिए यहाँ पे तो कटेंगे नहीं क्योंकि कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचा हमारा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का आर टी एल एन क्यू बटे एन एफ। इस तरह से बन गया हमारा ये समीकरण, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 4 बन गया। ये भी हमारा क्या है, तो यही हमारा नष्ट समीकरण है। लेकिन अभी ये आगे और हल होगा, वो भी हमारा नष्ट समीकरण होगा। अगर इतना भी आपको मिलता है तो ये भी हमारा नष्ट समीकरण है, मतलब इतना भी लिखोगे तो ये भी नष्ट समीकरण, ये भी सही होगा। आगे और हल करके देख लेते हैं। हमने ये समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब देखिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबकी देखिए यहाँ पे लिखा है कि यही नष्ट समीकरण है, ये भी है। अब आगे सबकी वैल्यू, तो ये भी आपको वैल्यू, आर की वैल्यू आपको बताई गई थी फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में आर की वैल्यू कितनी बताई गई थी, आर की वैल्यू बताई गई थी 0.082 होती है, कभी कभी केवल 2 रखते हैं। तो इस तरह से हमने रख दिया आर की वैल्यू। टी की बात करें, टी हमेशा कितना होता है, 298 केल्विन। अगर खाली टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना होता है, 298 केल्विन। यहाँ पे अगर एफ की बात करते हैं तो एफ का मान अभी आपने पढ़ा था, क्या होता है, 96,500। सबकी वैल्यू उठा के हम समीकरण 4 में रख देंगे। ये भी आपको याद करनी होगी, पिछली बार भी आपको पढ़ाई गई थी फर्स्ट ईयर में, ये भी पढ़ाया गया था, और ये भी तापमान अपने मन से रखना होता है। तो ये तीनों की वैल्यू अपने मन से रखनी होती है। हमने लिख कभी कभी इसमें दे दिया होता है तो उस हिसाब से रखना होता है। तो मान समीकरण 4 में रखने पर इसका मान समीकरण 4 में रख देंगे। अब 4 में इन तीनों की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए वैल्यू को उठा के रख दिया गया है। अब वैल्यू जब उठा के रख दिया गया तो इस तरह से लिखा है, एल एन क्यू भी लिखा है। अब एल एन क्यू हमने आपको बताया था कि एल एन क्यू बराबर होता क्या है, तो हमने बताया था कि लॉग ई क्यू का ही शॉर्ट रूप है एल एन क्यू। ठीक है, अगर यहीं पे हम इसको बदलने की बात करें, एल लॉग ई क्यू को बदलने की बात करें, तो इसको हम अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है 2.303 लॉग 10 क्यू, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू होती है लॉग ई क्यू की। ठीक है, लॉग ई क्यू की वैल्यू होती है, लॉग ई की वैल्यू हमने उठा के रख दिया, तो हम लिख देंगे यहाँ से कि एल एन क्यू का मान रखने पर एल एन क्यू बराबर क्या होता है, तो एल एन क्यू बराबर हम अभी आगे भी बताया था, एल एन क्यू बराबर इतना होता है और इसकी वैल्यू होती है, तो इसको इस तरह से बदल सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दी गई, इसकी वैल्यू कितनी रख दी, 2.303 लॉग 10 क्यू। तो देखिए यहाँ पे रख दिया गया ये 2.303 लॉग 10 क्यू मान रख दिया गया इसका भी, एल एन क्यू का। अब जब मान रख दिया, सबका ऊपर गुणा करवा दीजिए, नीचे भाग दे रहे हैं, सबका भाग दिया गया, तो ये लगभग में हमारा कितना निकल आया, 0.0591। ठीक है, नीचे यन बचा है, यन को रखे हैं, तो इस तरह से जो हमारा होता है, तो हमारा समीकरण बन जाता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 लॉग 10 क्यू बटे एन। ये ही हमारा क्या है, नष्ट समीकरण है। जो पीछे था वो भी था नष्ट समीकरण, लेकिन ये फुल जो हमारा है पूरा इस तरह से पूरा मतलब कि पूरा हमारा जो है प्रूफ है। ठीक है, वो थोड़ा सा कम था क्योंकि वहाँ पे हमने वैल्यू पुट नहीं की थी, तो वो भी नष्ट समीकरण था, वो भी है, लेकिन ये भी है, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए ये नष्ट समीकरण है। अगर यहीं पे आप क्यू की बात करते हो, आपको कोई भी क्यू की जैसे सी यू अपन जेड भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, वो तो अब क्रिया पर निर्भर करता है। तो इस तरह से ये हमारा जो नष्ट समीकरण होता है वो प्रूव्ड हो जाता है। एक मिनट, शायद 2 स्टेप हो गए इसके। चलो, तो ये स्टेप आपको पीछे बता ही दिया गया है किस तरह से गुणा करवाया, तो ये आ गया, यही हमारा लिखा है, यह भी नष्ट समीकरण है। ठीक है, तो ये फुल रूप है नष्ट समीकरण का। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यहीं से हमारा नष्ट समीकरण जो होता है वो क्या होता है, फिनिश होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं, बात करें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने सेल विभव की तरफ। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, अभी हमने रिडॉक्स विभव पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सेल का विद्युत वाहक बल की बात करें या सेल विभव की बात करें, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है उससे पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम जो विभवांतर या विभव में अंतर होता है उसके मान को सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभव कहते हैं। तो आपकी हेडिंग पूछी जाए, सेल का विभव पूछा जाए या सेल का विद्युत वाहक पूछा जाए, ठीक है, एक ही होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर या विभव में अंतर के मान को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं या सेल विभव कहते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे बात करेंगे, या किसी भी तत्व यौगिक या आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने की क्षमता को होता है वो दर्शाता है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात करें तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे जेडीएन होता है, जेडीएन 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे Cu 2 पॉजिटिव और 1 मोल यहाँ पे Cu है। ठीक है, अगर बात करें तो जैसे हम यहाँ पे लिखा भी है, जैसे जिंक और कॉपर के मध्य अधिकतम जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मान होता है 1.1 वोल्ट। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से इसका फिगर भी बना हुआ है, देख लीजिए दोनों के बीच संबंध दिखाया गया है, ये साल्ट ब्रिज है। ठीक है, और ये हमारी रिएक्शन जेडीएन की है, जेडीएन बराबर अगर लिखना चाहें तो जेडीएन 2 पॉजिटिव प्लस 2 ई निगेटिव। अगर इसकी बात करें Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 ई निगेटिव बराबर Cu, और ये जो बीच में है ये इन दोनों को आपस में दोनों इलेक्ट्रोडों को बांध के रखता है सेल विभव। तो ये है हमारा सेल विभव, जो उनके दोनों के विभव को दर्शाता है, दोनों के अंतर को प्रदर्शित करता है, 1.10 वोल्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये फिगर है, बता लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, अगर बात करें नियम की, तो नियम के अनुसार किसी सेल का विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान घटाया जाता है। ठीक है, जिससे सेल का ईएमएफ
प्राप्त हो जाए। ईएमएफ मतलब ईएमएफ शॉर्ट रूप में बोलते हैं विद्युत वाहक बल को, ठीक है। इस नियम के अनुसार देखें तो सेल का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। अब सेल विभव की बात करें या सेल का विद्युत वाहक बल, एक ही बात है। सेल का विभव बराबर सूत्र होता है कैथोड का विभव और एनोड का विभव, ठीक है। मतलब लिख सकते हैं हम क्या, ई सेल, ठीक है, इस तरह से। तो देख लीजिए कैथोड का सेल का विभव और कैथोड का विभव एवं एनोड का विभव। अब यहाँ पे अपक्रिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो सूत्र हमारा लिखा हुआ है। अपक्रिया में बात करें तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu का होना संभव है, क्योंकि इस अपक्रिया में ई विभव का मान धनात्मक आता है। यहाँ अभिक्रिया में Zn तथा Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण होता है और Cu2 पॉजिटिव और Cu में अपचयन होता है। अतः हम इस तरह से बोल सकते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। अगर मानक सेल की बात करें तो उसे ए नॉट बोलते हैं। अगर लेकिन यहाँ पे बात की गई है तो यहाँ पे अभी केवल सेल विभव की बात की गई है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ई सेल बराबर सूत्र क्या होता है, ई कैथोड, ठीक है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। इस तरह से ये सूत्र होता है हमारा जो ऊपर आपको दिखा। लेकिन अगर यहीं पे मानक सेल विभव की बात करता है तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ई नॉट सेल भी लगा सकते हैं। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। या अगर कैथोड और एनोड की जगह में रिएक्शन इस तरह से दी हुई है तो हम इस तरह से रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn, ठीक है। तो वो रिएक्शन पे निर्भर, जो रिएक्शन दी होती है उसको यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है, कैथोड और एनोड में जो रिएक्शन होती है। तो इस तरह से जो होता है हमारा, तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो होता है ये क्या होता है, फिनिश होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी भी पढ़ लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, उसके उपयोग क्या होते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेड, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन सबसे पहले पढ़ते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्थ अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में सभी धातु अपनी सक्रियता के घटते क्रम में स्थिर रहती है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई गई थी। विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ अनुप्रयोग है, पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर उनकी जो सक्रियता का क्रम है वो भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। पहला अनुप्रयोग इसमें क्या दिया गया है, पहले अनुप्रयोग में बात की गई है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर प्रबल अपचायक धातुओं को तथा सबसे नीचे प्रबल ऑक्सीकारक धातुओं को रखा जाता है। अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी की पहले पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ बोला गया है कि सबसे ऊपर प्रबल अपचायक धातुओं को और सबसे नीचे प्रबल ऑक्सीकारक धातुओं को रखा जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इस रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से मुक्त करती हैं, ठीक है। जिस तरह से ये आपको रिएक्शन दिखाई गई है, Zn प्लस CuSO4 के बीच रिएक्शन करवाई जाती है तो बन जाता है ZnSO4 और प्लस Cu मुक्त हो जाता है। अगर यही रिएक्शन कॉपर की हम ZnSO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये इसे विस्थापित नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह की जो ये रिएक्शन होती है असंभव होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो Zn क्या है, ठीक है, Zn का स्थान जो है वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से जो रिएक्शन जो सक्रियता है वो भी आपको आगे बताई जाएगी। तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं ऐसा नहीं कर सकती। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो स्थित धातु है ये जिंक है। जिंक के साथ अब इसकी अपक्रिया करवाई जाती है तो ZnSO4 और H2 बना लेती है, मुक्त हो जाती है H2। लेकिन अगर यही कॉपर के साथ अपक्रिया करती है तो कॉपर के साथ अपक्रिया करती है तो ये रिएक्शन गलत होती है, ठीक है, ये मुक्त नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो, क्योंकि ये जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे, जो आपको अनुप्रयोग में दिए गए इसी तरह से क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर में वो बात की गई है कि श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने से ऑक्सीजन गैस मुक्त की जा सकती है, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं कर सकते हैं।
है। अगर यहीं पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो चलिए सक्रियता श्रेणी भी आ गई। सबसे पहला स्थान हमको दिया गया है लिथियम को, दूसरा स्थान जो दिया गया है ऊपर से वो दिया गया है पोटेशियम को, तीसरा स्थान बात करेंगे तीसरा स्थान में हमारा सोडियम है, चौथे स्थान की बात करें चौथे स्थान पे कैल्शियम है, पांचवें स्थान की बात करें पांचवें स्थान में मैग्नीशियम है। अगर यहीं पे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम हमारा छठे स्थान पर है। सातवें स्थान में बात करें तो सातवें स्थान में हमारा जो है वो है जिंक। ठीक है, अब 7 नंबर की बात करते हैं। तो 7 नंबर की, एक मिनट देखिए, अच्छा जिंक तक हो चुका है, चलिए जिंक तक हो चुका है, आगे चलिए। तो अब देखिए अगले जो 7 स्थान पर हमारा है वो है आयरन। ठीक है, फिर हमारा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से जितनी ऊपर होती हैं धातुएं वो सब विस्थापित कर देती हैं हाइड्रोजन को, जितनी नीचे वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो चलिए हाइड्रोजन के नीचे देख लीजिए, फिर किसका क्रम आता है, तो हाइड्रोजन के बाद कॉपर का क्रम है, फिर Hg पारा क्रम है, फिर Ag आता है, सिल्वर आता है, सिल्वर के बाद आता है सोना। तो इस तरह से जो धातुओं के सक्रियता का क्रम था वो आपको दिखाया गया है। आगे इनके उपयोग की भी बात कर लेते हैं। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातु द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता प्राप्त होती है। मतलब इससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो इसकी सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। तो बस यहीं तक हमारा था आज का टॉपिक, बस यहीं से हमारा क्या होता है, चलते हैं।